ठीक है, तो आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सोचिए कि कहीं जमीन की खुदाई चल रही है और अचानक एक ईंट मिले। कोई आम ईंट नहीं, बल्कि 4000 साल पुरानी एक बिल्कुल सटीक आकार की पकी हुई ईंट। हम्म। और जब उसके नीचे और खोदा जाए तो पूरी की पूरी एक खोई हुई दुनिया सामने आ जाए। बिल्कुल। आज के हमारे स्रोत इसी खामोश दुनिया यानी कांस्य युग की हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के 29 सबसे अहम सवालों पर बात करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब रातों रात सामने नहीं आया। मतलब 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार कुछ रहस्यमयी टीलों का जिक्र किया था। हाँ, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम का भी शुरुआती काम रहा है इस पर। सही कहा, लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा और फिर अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। ओह, यानी बैक टू बैक बड़ी खोजें। हाँ बिल्कुल। फिर फाइनली 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया को इसके बारे में ऑफिशियली बताया। और ये सिर्फ कुछ पुराने मटके मिलने वाली बात नहीं थी। मतलब उन्होंने एक पूरी की पूरी नियोजित सभ्यता खोज निकाली थी। स्रोत बताते हैं कि उनकी सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। हाँ, ग्रिड पद्धति। और ईंटों का अनुपात हमेशा 4-2-1 का होता था। मैं यही सोच रहा था कि आखिर यही अनुपात क्यों? इसके पीछे का विज्ञान क्या था? ये उनके बेहतरीन इंजीनियरिंग दिमाग को दिखाता है। ये 4-2-1 का जो सटीक अनुपात है ना, ये ईंटों को आपस में इंटरलॉक करने में यानी फंसाकर चिनाई करने में मदद करता था। ओहो, अच्छा। हाँ, इससे दीवारें बेहद मजबूत और भूकंप रोधी बन जाती थी। मोहनजोदाड़ो, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, वो इसी तरह के मजबूत वास्तुकला का बड़ा उदाहरण है। जहां वो विशाल स्नानागार मिला था। बिल्कुल, वो दुर्ग में स्थित था और उनकी ढकी हुई जल निकास प्रणाली ये बताती है कि साफ सफाई उनके लिए कितनी अहम थी। ये तो ऐसा है जैसे आज की किसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जोनिंग नियमों को हजारों साल पहले लागू कर दिया गया हो। ज्यादातर शहर तो 2 हिस्सों में बटे थे ना, दुर्ग और निचला शहर। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि गुजरात के धोलावीरा का ढांचा कुछ अलग था। हाँ, धोलावीरा एक अपवाद था। वो 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बटा था। वहां हमें विशाल जलाशयों यानी वाटर रिजर्वायर के साक्ष्य मिले हैं, जो समय के बेहतरीन जल प्रबंधन को दिखाते हैं। बिल्कुल। यहीं पर एक तार्किक सवाल आता है। मतलब इतने बड़े पैमाने पर पकी हुई ईंटें बनाना, विशाल जलाशय खोदना, शहर बसाना, इसके लिए भारी संसाधनों की जरूरत पड़ी होगी। तो इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए पैसा और कच्चा माल कहाँ से आ रहा था? इसका जवाब उनके विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क में है। मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में इस सिंधु क्षेत्र को मेलूहा कहा गया है। अच्छा, मेलूहा। हाँ, और वे सुदूर ओमान से तांबा मंगाते थे। गुजरात के लोथल में तो एक पूरा डॉकयार्ड मिला है जो इस व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर उद्योग बटे हुए थे। जैसे चन्हुदड़ो मन के बनाने का केंद्र था ना? सही कहा। और कृषि के लिए राजस्थान के कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हैं। हरियाणा के बनावली में मिट्टी के हल और अफगानिस्तान के शुरतुगई में सिंचाई की नहरें। क्या बात है! तो मतलब बाकायदा औद्योगिक और कृषि जोन थे उनके पास। लेकिन व्यापार के लिए तो मापतौल भी सटीक होना चाहिए। स्रोतों में जिक्र है कि वो चर्ट पत्थर के बाट बनाते थे जो बाइनरी यानी द्विआधारी प्रणाली पर काम करते थे। 2500 ईसा पूर्व में ये बाइनरी सिस्टम कैसे काम कर रहा था? ये प्रणाली 1-2-4-8 के अनुपात में दोगुनी होती जाती थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वजन की बेहद सटीक स्केलिंग संभव हो पाती थी। ओह, ये तो बहुत ही एडवांस था। और सबसे बड़ा आहा मोमेंट ये है कि इतनी सटीक प्रणाली और मानकीकरण किसी बहुत मजबूत केंद्रीय सत्ता के बिना संभव ही नहीं है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि हमें वहां किसी बड़े महल, राजा या स्थायी सेना के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब है। बिना किसी सेना या स्पष्ट हिंसक दबाव के उन्होंने लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले एक मानकीकृत साम्राज्य को चला लिया। बिल्कुल। हमारे पास मोहनजोदड़ो से मिली वो पुरोहित राजा की मूर्ति तो है, लेकिन हम उनके असली नाम या विचार नहीं जानते। और इसकी वजह उनकी लिपि है। आज हमारे पास एआई है जो पुरानी भाषाओं का अनुवाद कर सकता है। फिर भी हम दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली इन चित्रात्मक आकृतियों को क्यों नहीं पढ़ पाए हैं?
क्योंकि हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन जैसा द्विभाषी शिलालेख नहीं है जो बता सके कि इन चित्रों का किसी ज्ञात भाषा में क्या मतलब है। हमें ये भी नहीं पता कि वे किस मूल भाषा परिवार से थे। ओह, इसलिए बिना किसी संदर्भ के ये लिपि आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य है। तो एक ऐसा उन्नत समाज जिसने बिना सेना के इतना बड़ा व्यापारिक नेटवर्क खड़ा किया 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक खत्म कैसे होने लगा? ये रातों रात नहीं हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ी वजह थी। मानसून के चक्र में बदलाव, नदियों का सूखना या फिर भयंकर बाढ़, इन प्राकृतिक बदलावों ने उन महान शहरों को रहने लायक नहीं छोड़ा और अंततः ये सभ्यता मिट्टी के नीचे दफन हो गई। जो एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाता है। मतलब एक ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि हम आज तक पढ़ नहीं सके और जिनका पतन जलवायु और पर्यावरण के बदलने से हुआ। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि अगर आज की ये आधुनिक दुनिया भी अचानक मिट्टी में दब जाए तो आज से 4000 साल बाद के पुरातत्वविद जब हमारे अवशेषों को खोजेंगे, प्लास्टिक सर्वर के तारों और स्मार्टफोन्स को, तो वो हमारे पतन का क्या कारण मानेंगे? ये डरावना है। क्या वो तकनीक जिसे हम आज अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, भविष्य में हमारे अंत की कहानी बयां करेगी?